हेलो डियर फ्रेंड्स, बिलीव इन्फॉर्मर में आपका स्वागत है। और आज का मेरा यह वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस पर होगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहली वीडियो में मैंने आपको टेंस के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाया था। जिसने मेरी टेंस वाली वीडियो नहीं देखी है, कृपया करके वो प्लेलिस्ट पर जाकर मेरी टेंस वाली वीडियो पूरी देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, जिसको हम हिंदी में वर्तमान काल भी कहते हैं। वर्तमान काल दोस्तों, काल माने क्या होता है? काल माने होता है समय। समय को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइम। तो अब हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस की पहचान पढ़ते हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा हम क्या पढ़ रहे हैं। इंडेफिनाइट टेंस, मैंने आपको बताया था 3 टेंस के बारे में: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इन 3 टेंसेस को 4 भागों में या 4 सेंटेंसेस में बांटा गया है। पहला इंडेफिनाइट, दूसरा कंटिन्यूस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूस। आज हम प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस पढ़ेंगे। देखिए एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस यानी कि वर्तमान काल, यानी कि जो समय इस टाइम चल रहा है उसको हम वर्तमान काल कहेंगे। और काल माने मैंने आपको बता दिया, काल माने होता है समय। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस की पहचान पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस की पहचान, इसकी पहचान ये होती है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का जो वाक्य होता है, उसके वाक्य यानी कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो वाक्य होगा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का, उसकी पहचान ये होगी कि वाक्य का जो अंत होगा उसमें ता है, ती है, ते है, ताहू आदि का प्रयोग किया जाता है। या मुख्य क्रिया, जिसको हम मेन वर्ब भी कहते हैं, उसके साथ ता है, ती है, ते है, ताहू का प्रयोग किया जाता है। मतलब मुख्य क्रिया मेन वर्ब के साथ ता है, ती है, ते है, ताहू आदि का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब क्या होती है। देखिए दोस्तों, किसी भी सेंटेंस या वाक्य के अंदर सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम ही मुख्य क्रिया कहलाती है। देखिए इसमें साफ साफ बताया गया है कि किसी भी सेंटेंस या वाक्य के अंदर, कोई भी सेंटेंस या वाक्य होगा, उसके अंदर सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम ही मुख्य क्रिया कहलाती है। दोस्तों, सब्जेक्ट यानी कि जो कार्य को करने वाला होता है, जैसे राम गाना गाता है, यहाँ राम क्या हुआ? राम यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ। और राम क्या कर रहा है? राम गाना गा रहा है। तो गाना क्या हुआ? एक गाना एक मुख्य क्रिया हुई। तो राम के द्वारा क्या किया जा रहा है? राम के द्वारा गाना गाया जा रहा है। तो राम यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ और गाना यहाँ पर मुख्य क्रिया हुई, यानी कि मेन वर्ब। अब देखिए यहाँ पर मुख्य क्रिया की पहचान, ये आप बहुत अच्छे से समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज़ अब बताने जा रहा हूँ। मुख्य क्रिया जो मेन वर्ब होती है, हम उसकी पहचान कैसे करेंगे। देखिए, मुख्य क्रिया के अंत में ना लगा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मुख्य क्रिया की पहचान अगर आपको करनी है तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो मुख्य क्रिया जो मेन वर्ब होगी उसके अंत में ना लगा होता है। अब आप यहाँ नोटिस कीजिएगा, मुख्य क्रिया ये है, जैसे घूमना, सोना, उठना, बैठना, चलना, लिखना, पढ़ना, भागना, पीना, नहाना आदि। आप यहाँ नोटिस करिएगा कि घूमना, इसके अंत में क्या लगा हुआ है? ना। सोना, इसके अंत में क्या लगा हुआ है? ना। उठना, इसके अंत में क्या लगा हुआ है? ना। बैठना, इसके अंत में क्या लगा हुआ है? ना। चलना, इसके अंत में क्या लगा हुआ है? ना। लिखना, इसके अंत में क्या होगा? ना। इसी प्रकार पढ़ना, भागना, पीना, नहाना आदि सभी मुख्य क्रियाएं के अंत में क्या लगा होता है? ना लगा होता है। अब मैं आपको ये उदाहरण से समझाऊंगा। देखिए, राम घूमता है। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट यहाँ राम होगा। क्यों होगा? क्योंकि राम के द्वारा काम किया जा रहा है। क्या काम किया जा रहा है? घूमा जा रहा है। ठीक है। अब आप एक बार यहाँ देखिएगा, मुख्य क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है, ताहू का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस की पहचान क्या बताई थी कि मुख्य क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है, ताहू का प्रयोग किया जाता है। अब आप इस सेंटेंस पर आइएगा। मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया क्या होती है यहाँ पर? घूमना। मुख्य क्रिया के साथ क्या बताया था? ता है, ती है, ते है का प्रयोग किया जाता है। तो घूमना, यहाँ घूमना के साथ घूमता,
ता क्यों लगा? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है। और यहाँ पर राम, राम क्या कर रहा है? राम घूमता है, राम घूम रहा है, राम के द्वारा घूमा जा रहा है। ये सब्जेक्ट हुआ, ये मेन वर्ब हुई। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस की पहचान मैंने आपको बताया कि मुख्य क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हैं का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए, ये घूमना, ये एक मुख्य क्रिया ही है, इसके साथ ता है का प्रयोग किया गया है क्योंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का उदाहरण है। देखिए यहाँ राम क्या हुआ? राम यहाँ सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट कौन होता है? कार्य को करने वाला। राम क्या कर रहा है? राम घूम रहा है, यानी कि राम के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है? राम के द्वारा घूमा जा रहा है, इसलिए राम क्या हुआ? यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ। अब मेन चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो बड़े ध्यान से आप देखिएगा। घूमता, देखिए घूमना एक वर्ब है। घूमना एक क्या है? मेन वर्ब। लेकिन यह प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का उदाहरण है जो मैंने आपको ऊपर बताया। इसलिए इसलिए जो उदाहरण है, इसलिए इस उदाहरण में मुख्य क्रिया घूमना में जो क्या लगा है? ता लगा है। देखिए घूमना एक वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब है, क्योंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का उदाहरण है। और एक बार फिर आप प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस की पहचान में आइएगा कि मुख्य क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा घूमना मुख्य क्रिया है और चूंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का उदाहरण है, इसलिए मुख्य क्रिया घूमना में ता लगा है, इसलिए हम घूमना को यहाँ घूमता लगाएंगे। राम घूमता है, अभी हम यहाँ ये तो लिखने से रहे कि राम घूमना है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का उदाहरण वैसे ही है, तो राम घूमता है, मुख्य क्रिया में क्या लगा? यहाँ ता है। इसी प्रकार आप उदाहरण दूसरा देखिएगा, सीता नाचती है। सीता के द्वारा क्या किया जा रहा है दोस्तों? सीता के द्वारा नाचा जा रहा है। नाचना एक मुख्य वर्ब है, ठीक है, चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का उदाहरण है, इसलिए यहाँ क्या लगा? ती है। मुख्य क्रिया में क्या लगता है? ता है, ती है, ते है, ताहू आदि का प्रयोग किया जाता है। सीता के द्वारा क्या किया जा रहा है? सीता के द्वारा नाचा जा रहा है। सीता यहाँ क्या हुआ? सब्जेक्ट, और नाचना क्या हुआ? यहाँ पे मेन वर्ब। ठीक है, सीता क्या कर रही है? नाच रही है। कार्य को करने वाला क्या होता है? सब्जेक्ट। इसी प्रकार आप देखिएगा यहाँ लोग घूमते हैं। लोग यानी कि ये क्या हुआ? प्लूरल, एक से ज़्यादा। लोगों के द्वारा क्या किया जा रहा है? लोगों के द्वारा घूमा जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ लोग क्या हुआ? सब्जेक्ट, और लोगों के द्वारा क्या किया जा रहा है? घूमा जा रहा है। घूमना क्या है दोस्तों? घूमना एक मुख्य वर्ब है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का उदाहरण है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा? घूमते हैं। ता है, ती है, ते हैं, मैंने बताया था आपको प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस की पहचान। अब फोर्थ एग्जांपल देखिएगा आप, वे नाचते हैं। वे क्या करते हैं? वे नाचते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है, उनके द्वारा क्या किया जा रहा है? उनके द्वारा नाचा जा रहा है। नाचना भी एक मुख्य क्रिया है, क्योंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का उदाहरण है, इसलिए यहाँ क्या लगा? नाचते हैं, ठीक है। अब मेन चीज आप देखिएगा, कोई भी सेंटेंस जैसे कि इंडेफिनाइट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, मैंने आपको बताया था कि टेंस तो 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसको हमने 4 सेंटेंसेस में बांटा गया है, जैसे इंडेफिनाइट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये जो सेंटेंस है इंडेफिनाइट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू, ये क्या होगा? या तो ये सकारात्मक होंगे, ठीक है, या नकारात्मक होंगे, या प्रश्नवाचक होंगे। इसमें साफ दिया गया है कोई भी सेंटेंस या तो सकारात्मक हो सकता है, या नकारात्मक हो सकता है, या प्रश्नवाचक हो सकता है। आज मैं आपको सकारात्मक, जिसको हम पॉजिटिव भी कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? सकारात्मक वाक्य, ठीक है, सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव या अफर्मेटिव। अब हम सकारात्मक वाक्य की पहचान कैसे करेंगे? ये सकारात्मक वाक्य, देखिए जो सकारात्मक वाक्य होता है उसमें नोट या नहीं का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। मतलब जो सकारात्मक वाक्य, जो उसका नाम ही पॉजिटिव सेंटेंस है, उसमें नोट या नहीं का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता आने का। तो सकारात्मक वाक्य को हिंदी में, इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस। तो आप ये देख लीजिए कि सकारात्मक वाक्य वह वाक्य होते हैं जिसमें नोट या नहीं का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है।
इसका नाम ही पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसमें नॉट या नहीं का प्रयोग तो होने का मतलब ही नहीं है। अब आप पॉजिटिव सेंटेंस के रूल देखिएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या तो एस लगेगा या ईएस लगेगा। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि एस और ईएस का प्रयोग किस प्रकार होगा। देखिए, ईएस का प्रयोग जो होगा केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही किया जाता है। ईएस का प्रयोग क्या कह रहे हैं? ईएस का प्रयोग केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही किया जाता है। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? देखिए ही, शी, इट या एनी सिंगुलर नेम, यानी कि किसी एक व्यक्ति का कोई नाम, ये क्या होता है? ये दोस्तों होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। ही माने क्या होता है? ही माने वह। जैसे आप और मैं किसी के बारे में बात कर रहे हैं, वह बहुत अच्छा लड़का है, तो वो थर्ड पर्सन हुआ। वह बहुत एक अच्छा लड़का है, वह अच्छा लड़का है, यानी कि वह एक बंदे की, तो एक व्यक्ति की तो बात कर रहे हैं हम, तो वो क्या हुआ? मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ, आप सेकंड पर्सन हुए, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या हुआ? वो थर्ड पर्सन हुआ। वह बहुत अच्छा लड़का है, यानी कि वह एक सिंगल लड़का है ना, तो इसलिए यहाँ क्या आया? ही, सिंगुलर। तो ये क्या हुआ? ही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। इसी प्रकार शी, जैसे कि हम कह सकते हैं वह बहुत छोटी लड़की है, मैं आपको कह रहा हूँ कि वह बहुत छोटी लड़की है। ठीक है, अब लड़की के लिए क्या लगता है दोस्तों? लड़की के लिए लगता है शी, और लड़के के लिए क्या लगता है? लड़के के लिए लगता है ही। तो वह बहुत छोटी लड़की है, मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, और मैं आपको कह रहा हूँ आप सेकंड पर्सन हुए, और जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ शी, उसके यानी कि वह लड़की के बारे में, उस लड़की के बारे में, वो क्या हुई? थर्ड पर्सन। अब एक ही लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या हुई? सिंगुलर सब्जेक्ट। इट, इट माने भी क्या हो गया? वह, तो वो भी क्या हुआ? थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक है, सब्जेक्ट। इसी प्रकार सिंगुलर नेम, जैसे कोई भी राम, श्याम, कुछ भी नाम जो होगा वो भी क्या होगा? सिंगुलर नेम होगा। ठीक है, कोई भी नाम क्या होगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही होगा वो भी। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर हम देखिएगा कि हम मुख्य क्रिया यानी कि जो मेन वर्ब होती है उसके साथ हम ईएस किस परिस्थिति में लगाएंगे, यानी कि कब लगाएंगे। अब इसमें आप पहला रूल देखिएगा, जिसमें हम ईएस का प्रयोग देखेंगे कि ईएस हम किन परिस्थितियों में लगाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में ओ हो, जैसे गो, ये गो माने क्या होता है दोस्तों? गो माने होता है जाना। देखिए, गो माने होता है जाना। ठीक है, तो उसने क्या कहा? जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में ओ हो, जैसे गो, गो इसके अंत में क्या है? ओ, तो यहाँ क्या लगेगा? ईएस। उसने कह दिया है ना कि जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में ओ हो, ठीक है, जैसे गो, तो इस मुख्य क्रिया के अंत में क्या है? ओ, इसलिए यहाँ क्या लगेगा? ईएस। ठीक है, इसी प्रकार आप देखिएगा डू, इस मुख्य क्रिया के अंत में क्या है? ओ, इसलिए यहाँ क्या लगा? ईएस। देखिए दोस्तों, डू माने होता है करना। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि ईएस का प्रयोग, रूल नंबर फर्स्ट मैंने आपको बताया कि ईएस का प्रयोग पहली स्थिति में किस प्रकार होगा। जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में ओ होगा वहाँ ईएस का प्रयोग होगा ही होगा। जैसे गो, यहाँ ओ का प्रयोग हो रहा, तो यहाँ क्या होगा? ईएस। जब आप सेंटेंस बनाओगे तो वहाँ गो की जगह गोज लगेगा, इसी प्रकार डू की जगह डज लगेगा। ठीक है, अब आप रूल नंबर सेकंड देखिएगा जहाँ हम ईएस का प्रयोग करेंगे। देखिए, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में एस एस या एस एच हो, ठीक है, यानी कि जिन मुख्य क्रियाएं जो मेन वर्ब होती है उनके अंत में या तो एस एस हो या एस एच हो, जैसे किसेस। ठीक है,
KISS, यहाँ क्या है डबल एस, और उसने क्या कहा जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में या तो डबल एस हो या SH हो, जैसे ठीक है जैसे किसिस, इसमें क्या है SS डबल एस KISS, तो यहाँ क्या प्रयोग होगा, सेंटेंस जब आप बनाओगे ES किसकी जगह किसिस लगेगा। इसी प्रकार मिस MISS, यहाँ क्या है डबल एस, तो यहाँ क्या प्रयोग होगा, सेंटेंस बनाने पर ES। इसी प्रकार पासेस, यहाँ क्या प्रयोग होगा ES। इसी प्रकार पुश, देखिए जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में तो SS हो या SH हो, यहाँ क्या है SH PUSH, तो इसलिए यहाँ क्या होगा जो ES का यूज होगा। इसी प्रकार रशेश RUSHES, ठीक है RUSH, यहाँ क्या हो रहा रश, SH का प्रयोग हो रहा मेन वर्ब में, इसलिए यहाँ सेंटेंस जब आप बनाओगे तो क्या लगेगा रशेश एक्सेट्रा, ठीक है। यानी कि और भी इसी प्रकार के आप वर्ब देखिएगा तो उसमें भी ES का प्रयोग होगा। अब आप रूल नंबर 3 देखिएगा जहाँ हम ES का प्रयोग करेंगे, यानी कि पहली परिस्थिति में ES का प्रयोग कैसे करेंगे, दूसरी में, तीसरी में। अब हम तीसरी आपको बताऊंगा कि और ES का प्रयोग कहाँ होगा। देखिए जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, देखिए जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो। अब देखिएगा यहाँ कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, वो ये AEIOU, ये क्या होते हैं सभी वोवेल्स। वोवेल्स कौन से होते हैं AEIOU, इन सभी को छोड़कर सभी जो होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं, ये वोवेल्स होते हैं AEIOU, इन सभी को छोड़कर जो होंगे वो कॉन्सोनेंट होंगे। अब देखिए जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ एग्जाम्पल जैसे क्राई, यहाँ पे अंत में क्या है वाई, तो यहाँ क्या प्रयोग होगा ES का प्रयोग होगा CRIES, ठीक है। एक इसमें मेन बात मैं आपको बताऊंगा कि क्राई जहाँ वाई होता है, वाई हटाकर हम IES का वैसे भी यूज करते हैं, लेकिन ये तो रूल के हिसाब से है, और वैसे भी ये एक रूल है कि जहाँ भी वाई होगा लास्ट में, जैसे यहाँ पर क्राई लिखा हुआ है तो वाई हटा करके IES का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार आप मैरी देख लीजिएगा MARRY मैरी, तो यहाँ MARRIES, वाई को हटा करके क्या लगा IES। इसी प्रकार देखिएगा आप ट्राई, ट्राई में भी वाई को हटा करके क्या लगा IES। इसी प्रकार आप फ्लाई देखिएगा FLY, वाई को हटा करके यहाँ पे क्या लगेगा IES फ्लाइज, ठीक है। बहुत अच्छे से समझना ये बात आप, बहुत प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में सबसे मेन रोल होता है इस चीज़ का। अब आप यहाँ स्पेशल केस देखिएगा जहाँ पर ES का प्रयोग नहीं होगा, ये तो मैंने आपको बताया था जहाँ ES का प्रयोग होगा, ठीक है। अब क्या जहाँ पर ES का प्रयोग नहीं होगा, देखिए ऐसी मुख्य क्रियाएं जिनके साथ ES का प्रयोग नहीं होगा। देखिए दोस्तों ये आपको मैं एक बार रूल नंबर 3 दोबारा बताऊंगा। देखिए ES का प्रयोग, रूल ES का प्रयोग कैसे होगा, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, ठीक है। मैंने आपको बताया कि कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, ये वोवेल होते हैं सभी AEIOU, इन सभी को छोड़कर सभी कॉन्सोनेंट होंगे, ये वोवेल्स होंगे AEIOU, जो बचेंगे वो सभी क्या होंगे कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब आप क्राई देखो, इसमें क्या लिखा कॉन्सोनेंट प्लस वाई, यानी कि क्राई की स्पेलिंग क्या होगी CRY, ये क्या हुआ R, कॉन्सोनेंट होगा ये, यहाँ पे प्लस इसके साथ क्या लगा वाई, तो यहाँ क्या लगेगा क्राइज, कॉन्सोनेंट प्लस वाई, तो यहाँ क्या लगा क्राइज, वाई को हटा करके क्या लगा IES, ठीक है। इसी प्रकार आप मैरी, वाई को हटाकर क्या लगा IES, ये क्या हुआ कॉन्सोनेंट, और ये क्या हुआ वाई, कॉन्सोनेंट प्लस वाई, तो यहाँ क्या प्रयोग हुआ ES, और वैसे भी वाई को हटा करके क्या लगता है IES। इसी प्रकार आप ट्राई, ये क्या हुआ R कॉन्सोनेंट, वाई क्या हुआ, वाई को हटा करके क्या लगेगा IES। इसी प्रकार फ्लाई, ये L क्या हुआ कॉन्सोनेंट प्लस वाई, तो क्या लगेगा वाई को हटा करके IES। मैंने आपको स्पेशल केस बताना है जो जहाँ पर ES का प्रयोग नहीं होगा। देखिए दोस्तों ऐसी मुख्य क्रियाएं जिनके साथ ES का प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए मेन चीज़, ES का प्रयोग कहाँ पर नहीं होगा, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में वोवल
प्लस वाई हो। वोवेल कौन से होते हैं? A E I O U, ये 5 वोवेल्स होते हैं, ठीक है। तो जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में वोवेल प्लस वाई हो, देखिए वोवेल A E I O U, देखिए से, ठीक है, ये क्या है? वोवेल प्लस वाई। यहाँ पर ES का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ केवल S का प्रयोग होगा। देखिए मैंने आपको बताया था रूल, रूल क्या बताया था मैंने आपको? सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या तो एस होगा या ES होगा। एक बार दोबारा देखिएगा, वो क्लियर नहीं आ पा रहा था। देखिएगा मैं आपको जो बताऊंगा, मैंने रूल क्या बताया था इसका? सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो एस का प्रयोग होगा या ES का प्रयोग होगा। अब ES का प्रयोग कहाँ होगा, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके मैंने आपको 3 रूल बताए हैं जहाँ पर ES का प्रयोग होगा, ठीक है। अब कहाँ पर ES का प्रयोग नहीं होगा और S का प्रयोग होगा? सब्जेक्ट वर्ब के साथ, ठीक है। अब कहाँ पर वर्ब के साथ ES का प्रयोग होगा, ये मैंने आपको भी 3 रूल बताए। और कहाँ पर वर्ब के साथ S का प्रयोग होगा, ES का प्रयोग नहीं होगा। अब वो मैं आपको रूल बताने जा रहा हूँ। देखिए अब S का प्रयोग कहाँ पर होगा, ठीक है। ऐसी मुख्य क्रियाएं जिनके साथ ES का प्रयोग नहीं, देखो जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में क्या होगा? वोवेल होगा प्लस वाई होगा, ठीक है। वोवेल क्या होता है? AE I O U। अब देखिएगा दोस्तों, से, ये क्या है? वोवेल प्लस ये क्या हुआ? वाई। तो यहाँ किस चीज़ का प्रयोग होगा? यहाँ एस का प्रयोग होगा, यहाँ ES का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये पहला क्या है? वोवेल प्लस वाई, तो यहाँ SAYS, यहाँ एस होगा। सेज, यहाँ ES का प्रयोग नहीं होगा। इसी प्रकार देखिएगा आप प्ले, प्ले, ये ए क्या है? वोवेल प्लस वाई, तो यहाँ किस चीज़ का प्रयोग होगा? एस का। प्ले का क्या बन जाएगा? प्लेज। अब आप एग्जाम्पल देखिएगा दोस्तों, सेंटेंस देखिएगा, राम स्कूल जाता है, ठीक है। राम क्या करता है? राम स्कूल जाता है। अब यहाँ पर पहले मैं आपको हिंदी में बताऊंगा, राम के द्वारा क्या किया जा रहा है? राम के द्वारा स्कूल जाया जा रहा है। राम क्या हुआ? सब्जेक्ट, जो कार्य को कर रहा है, कार्य को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। जाना, जाना एक मुख्य क्रिया है, ठीक है। और स्कूल क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल। हेलो, अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ गो, इसके साथ ES का प्रयोग क्यों किया? देखिए मैंने आपको इससे पहले बताया था कि ES का प्रयोग केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही किया जाता है। यहाँ पर देखिएगा आप बड़े ध्यान से, मैंने बताया था आपको ही, शी, इट, ये क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। एंड एनी सिंगुलर नेम, कोई भी एक सिंगुलर नेम जो होगा, जैसे राम, श्याम, राधा, कृष्ण, इस तरह से, ये क्या हुए? एक सिंगुलर नेम। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? वो राम स्कूल जाता है। राम ओनली क्या है? नाम है, एक सिंगुलर नाम। तो यहाँ ये वाला रूल लगेगा यहाँ पर कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहाँ ES का प्रयोग मैंने आपको बताया था होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? ही, शी, इट, या एनी सिंगुलर कोई नेम जो होता है वो भी थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। जैसे मैं और आप किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन हुआ, सिंगुलर। तो ये राम यहाँ क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ ES लगा है। और आप ध्यान से देख सकते हो कि यहाँ मेन वर्ब क्या है? गो, ठीक है। और रूल नंबर यहाँ पे ये वाला भी लग रहा है। देखिए मैंने रूल नंबर आपको फर्स्ट बताया था कि जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में ओ हो, जैसे गो, डू, यहाँ क्या लगा है? देखिए राम गोज टू स्कूल, तो यहाँ अंत में क्या है? ओ, इसलिए यहाँ ES का प्रयोग किया है, इसलिए भी यहाँ ES का प्रयोग किया है। और राम एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस रूल से भी यहाँ ES का प्रयोग होगा। देखिए ही, शी, इट, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन होते हैं एनी सिंगुलर नेम, ठीक है। तो इसलिए भी यहाँ ES का प्रयोग होगा। और यहाँ पर वर्ब क्या है? गो, जबकि इसमें साफ बताया गया है कि जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में ओ हो वहाँ ES का प्रयोग किया जाता है। तो वर्ब वैसे भी यहाँ पे गो आई, तो यहाँ ES का प्रयोग होगा, ठीक है। अब यहाँ आप दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, मैं पार्क में खेलता हूँ। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी?
आई प्ले इन द पार्क। अब यहाँ आप देखिएगा, मैं क्या हुआ, मैं हुआ दोस्तों सब्जेक्ट, खेलना क्या हुआ मेन वर्ब, और पार्क क्या हुआ ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि मेरे द्वारा क्या किया जा रहा है, मेरे द्वारा पार्क में खेला जा रहा है। अब आप यहाँ देखिएगा, इसकी इंग्लिश बनेगी आई प्ले इन द पार्क। यहाँ पर प्ले, यहाँ पर आप देखिएगा कि जो मेन वर्ब है प्ले, इसमें ना तो एस लगा ना ई एस लगा। इसका मैं आपको रूल बताऊंगा। देखिए, इससे पहले मैंने आपको 3 रूल पढ़ाए थे, रूल फर्स्ट, रूल सेकंड और रूल थर्ड, जिसमें मैंने आपको ई एस का प्रयोग बताया था कि ई एस का प्रयोग कहाँ होगा, या तो ही शी इट मतलब थर्ड पर्सन कोई सिंगुलर नेम होगा, या फिर गो जिसमें लास्ट में ओ होगा। ठीक है, इसी प्रकार मैंने रूल नंबर 2 आपको बताया था, जहाँ एस एस या एस एच होगा। ठीक है, रूल नंबर 3 में मैंने आपको बताया था कॉन्सोनेंट प्लस वाई, यहाँ ये ई एस के लिए मैंने आपको बताए थे। और जहाँ एस का प्रयोग होगा वो मैंने क्या बताया था, जहाँ पर वोविल होगा प्लस वाई होगा। ठीक है, यहाँ दोस्तों आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, यहाँ मैं क्या है, एक फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, आप इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखिएगा कि फर्स्ट पर्सन के साथ जब भी मेन वर्ब आएगी, ना तो उसमें एस का प्रयोग होगा ना वहाँ पे ई एस का प्रयोग होगा, वहाँ पर सिंपल वर्ब लगेगी। जैसे मैं पार्क में खेलता हूँ, यहाँ पे खेलना एक मुख्य क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ, परंतु यहाँ आप सब्जेक्ट देखिएगा, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन में है आई, तो आई के साथ ओनली प्ले यूज़ होगा, ना तो यहाँ ई एस लगेगा, ई एस का तो मतलब ही नहीं होता, ना यहाँ एस लगेगा। यहाँ सिर्फ आपकी सिंपल मेन वर्ब होगी वो लगेगी, आई प्ले इन द पार्क। ये पार्क क्या है, ऑब्जेक्ट। देखिए, मैं पार्क में खेलता हूँ, सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट की लगेगी आई, उसके बाद यहाँ क्या लगेगी, मेन वर्ब प्ले। ठीक है, पार्क में, इन द पार्क। ठीक है, तो ये क्या बनी इसकी इंग्लिश, आई प्ले इन द पार्क, मैं पार्क में खेलता हूँ। अब आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ये मैं क्या है, एक फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, मैं जब भी आएगा उसके साथ हमेशा सिंपल वर्ब लगेगी, ना तो उसमें एस लगेगा ना उसमें ई एस लगेगा, सीधी वहाँ पर वर्ब लग जाएगी। यहाँ पर मैं वर्ब क्या है, खेलना, खेलने की क्या होती है, प्ले। तो आई प्ले इन द पार्क, आई के साथ ना तो वर्ब में एस लगेगा और ना वर्ब में ई एस लगेगा। और आप एग्जाम्पल 3 देखिएगा, अमन घर आता है। ठीक है, अमन घर आता है, अमन कम्स होम। आप यहाँ लिख सकते हो अमन कम्स टू होम, अमन घर को आता है। ठीक है, अब अमन घर आता है, यहाँ मेन वर्ब देखो, अमन के द्वारा क्या किया जा रहा है, अमन के द्वारा घर आया जा रहा है। अमन यहाँ क्या हुआ, सब्जेक्ट। आना यहाँ पर क्या हुआ, मेन वर्ब, और घर क्या हुआ यहाँ पर ऑब्जेक्ट। अमन कम्स टू स्कूल, अब यहाँ मेन वर्ब क्या हुई, आना, इसकी इंग्लिश क्या होती है, कम। यहाँ पर अब देखिएगा, इसकी इंग्लिश बनी है अमन कम्स टू होम, क्योंकि क्या है, अमन एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम है, यानी कि अमन एक सिंगुलर क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम है। जैसे अमन घर आता है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि अमन घर आता है, तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड पर्सन, और अमन क्या हुआ, एक थर्ड पर्सन। और रूल क्या कहता है, देखिए दोस्तों, रूल कहता है कि ईएस का प्रयोग केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही किया जाता है। अमन क्या हुआ, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। अब देखिए दोस्तों, अब मैं आपको एक मेन चीज़ बताऊंगा, कम की स्पेलिंग क्या होती है, COME, परंतु यहाँ अलग से नहीं हम ES लिखेंगे, हम COMES, इसी में ES ऐड करेंगे, ये भी एक मेन बात है। ठीक है, जैसे अमन कम्स टू होम, अमन घर को आता है, तो कम की यानी कि आना, मेन वर्ब है यहाँ पे, आता है, आना। ठीक है, कम, यहाँ पर कम की, देखिए कम की जो स्पेलिंग होती है वो होती है COME, परंतु यहाँ हम अलग से COME लिख करके ES नहीं लगाएंगे, कम्स में ही हम ES लगा देंगे, COMES, अमन कम्स टू होम। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ इसमें डाउट लगे तो आप
प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको उसे अच्छे से आपको क्लियरिफिकेशन कर दूँगा, ठीक है। और प्लीज़ दोस्तों, आप मेरा ये चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली आपको सभी वीडियो मेरी मिल सके। और आप ये जो मेरा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस मैंने बताया, आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। और मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं वो चीज़ आपको अच्छे से समझाऊँगा। वैसे आप अपनी तरफ से पूरी समझने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन तब भी अगर आपको कोई चीज़ में डाउट रह जाए, तो मैं आपको पूरी क्लियरिफिकेशन उसका कर दूँगा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। तो चलिए दोस्तों, आज का ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बताऊंगा। पहले आप ये पॉजिटिव सेंटेंस अच्छे से समझिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का ही नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य जिसे हम कहते हैं, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो ही समाप्त हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।